हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने इससे पहले यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ की 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने 10th क्वेश्चन डिस्कस किया, 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, और इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 11 to 20। सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। संविधान पहला क्वेश्चन मीन्स 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे हम देख लेते हैं। संविधान क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे संविधान सभा के बारे में पूछ रहा है और यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। हमें वो स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि संविधान सभा से संबंधित है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह एक संप्रभुता संपन्न निकाय थी जो अपनी खुशी से कोई भी संविधान तैयार कर सकती थी। सेकंड स्टेटमेंट, यह लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। थर्ड स्टेटमेंट, यह भारत की प्रथम संसद बनी। जैसा कि आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ है कि संविधान सभा की का गठन जो है 1946 में किया गया। ठीक है, एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यह एक संप्रभुत्व संपन्न निकाय थी जो अपनी खुशी से कोई भी संविधान तैयार कर सकती थी। जी हाँ, ये बिल्कुल ही फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या है, यह लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। जी हाँ, उस समय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित थे लोग। उसमें जो भी सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष ही निर्वाचित हुए थे। थर्ड नंबर, यह संविधान की प्रथम संसद बन गई। जी हाँ दोस्तों, ये संविधान की प्रथम संसद बन गई थी। तो संविधान सभा भारत की प्रथम संसद बन गई थी। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भारतीय संविधान के भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। ओके, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा संविधान का भाग 3 है जिसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, उसमें जो हमारा धार्मिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 to 28, उसके विषय में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। उन्हें हमें पढ़ के बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ये केवल धार्मिक विश्वासों को आच्छादित करते हैं किंतु धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को आच्छादित नहीं करते। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे संविधान के भाग 3 में जो आर्टिकल 25 है उसमें ये किया गया है कि आपको अपने धर्म के अनुसार
पूजा पाठ करने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आप जो भी धर्म मानते हो उसके हिसाब से आप अपना पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये केवल धार्मिक विश्वास को आच्छादित करता है, मीन्स ये केवल धार्मिक विश्वास को मानता है लेकिन धार्मिक प्रथा को नहीं मानता। लेकिन तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक विश्वास के साथ जो धार्मिक क्रियाकलाप है, पूजा पाठ है, उन सभी के लिए हम की स्वतंत्रता हमें संविधान के आर्टिकल 25 से मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, राज्य द्वारा शासित किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, कोई भी शिक्षा संस्थान जो गवर्नमेंट की है उसमें किसी भी विशेष प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आपने कोई शिक्षण संस्थान खोला है तो आप उसमें धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो भी शिक्षा संस्थान राज्य के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनका भरण पोषण राज्य करता है, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बोला गया है, राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से एक संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है तो उसको हमें बहुत ही ध्यान से केयर करना है। कभी कभी ऐसा होता है नहीं छूट जाता है और हम रॉन्ग आंसर लगा देते हैं, तो हमें क्वेश्चन तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद नहीं को ना, एक बार आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो नहीं, अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो उसको आप है ना ऐसे मार्क कर लो, ताकि वो आपको दिखता रहे, आपके दिमाग में रहे कि हमको ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो दोहरी नागरिकता फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो हमारा संघीय राज्य व्यवस्था होती है उसमें दोहरी नागरिकता नहीं होती है, उसमें हमें कौन सी नागरिकता मिलती है, एकल नागरिकता। अमेरिका के संविधान संघीय संविधान नहीं है, वहाँ पे फेडरल है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता मिलती है। एक तो अमेरिका के जो सिटी हैं, जो राज्य हैं, उनमें रहने वाले को उनको राज्य की नागरिकता मिलती है, दूसरा उनको अमेरिका की मिलती है। लेकिन भारत में रहने वाला किसी भी राज्य का है उसको सिर्फ भारत की ही नागरिकता मिलती है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दोहरी नागरिकता, तो ये हमारे संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए। और उसके बाद संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका। जी हाँ, संघीय राज्य व्यवस्था जो होती है उसमें न्यायपालिका के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया। कठोर संविधान, जी हाँ, जहाँ संविधान संशोधन, राष्ट्रपति महाभियोग आदि की बात होती है, वहाँ पे हमारा संविधान कठोर हो जाता है। तो कठोर संविधान है, बहुत आसानी से चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं इसमें। और संविधान की सर्वोच्चता है, हमारे देश में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है संविधान। संविधान के कानून के हिसाब से ही हमारा पूरा भारत चलता है, भारत के लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है में क्या हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता में एकल नागरिकता होती है, ना कि दोहरी नागरिकता। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए दोहरी नागरिकता हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
यहाँ पे मैच करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कुछ प्रक्रियाएं दी हुई हैं, उनको हमें मैच करना है। फर्स्ट दिया हुआ है पहल। पहल मीन्स इनिशिएटिव। पहल का मतलब प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मतदाताओं के प्रत्यक्ष मतों द्वारा प्रस्तावित कानून का निर्णय करना। तो ये तो सही है, मतदाताओं का निर्णय, मतदाताओं के मतों द्वारा प्रस्तावित कानून का निर्णय करना, इनिशिएटिव, ये मैच सही है इसका फर्स्ट का। सेकंड क्या है, प्रत्याशी को वापस बुलाना। प्रत्याशी को वापस बुलाना, महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पर प्रत्यक्ष मत के माध्यम से मतदाताओं की राय लेना। नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रत्याशी को बुलाने का उद्देश्य ये नहीं होता है। लोकमत किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाना। जी नहीं, लोकमत का मतलब होता है किसी तथ्य पे लोगों की राय लेना। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर और सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 ए। भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मौलिक कर्तव्य हैं। तो 4 ए से आपको क्या ध्यान में आ रहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 ए से आपके दिमाग में क्या आ रहा है। तो 4 भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या दिया हुआ है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 ए में क्या दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया है, आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है कि कौन से हैं। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करना। जी हाँ, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, और सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, जो भी आदर्श संस्थाएं हैं, उनका हम आदर करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। एक मिनट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमें संविधान का ये है, संविधान का पालन करना है और आदर्शों को मानना है। सेकंड क्या है, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें अपने नदियों और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। थर्ड नंबर, एक सामान्य न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। एक सामान्य न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ये संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में दिया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में सामान्य न्याय और लोगों के कल्याण की बात नहीं कही गई है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाना। जी हाँ, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम सभी भारतीय मिलजुल के रहें, भाईचारा बनाए रखें। तो ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, 1, 2, 4, डी ऑप्शन में दिया है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के निम्नलिखित किन दो निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद
14 और 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। आर्टिकल 14 में क्या दिया है, समानता का अधिकार, और आर्टिकल 19 में क्या दिया है, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये दोनों हमारा डीपीएसबी में कहाँ किस अनुच्छेद में है, डीपीएसबी में 39B और 39 का C। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप तैयार करें पॉलिटी, तो आप मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को कंपेयर कर लें थोड़ा सा, और डीपीएसपी और मूल अधिकार, मौलिक अधिकार और डीपीएस को कंपेयर करके पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब हम कंपेयर करके पढ़ते हैं ना, तो हमको जल्दी समझ में आता है। तो आप जब भी पढ़ें तो एक बार हमारा मूल अधिकार और डीपीएसपी को कंपेयर कर लें। तो जैसा कि मूल अधिकार का रक्षक कौन है, हमारा उच्च न्यायालय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। और डीपीएसपी का जो सिद्धांत है वो किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब उनका कोई भी अभी रक्षक नहीं है। वो राज्यों पे डिपेंड करता है कि वो अपना नियम कानून बनाते समय डीपीएसपी को फॉलो करें। ओके, तो आप अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप जल्दी से उसको हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदत्त नीति निर्देशक तत्व से वापस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, काम पाने तथा बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के मामले में लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना। और थर्ड स्टेटमेंट है, अनुसूचित जाति एससीज, अनुसूचित जनजाति एसटीज और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता को प्रोत्साहन देना। फोर्थ नंबर, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहन देना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनको मूल रूप से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक गांधीवादी हो गया है, एक समाजवादी हो गया है और एक उदारवादी हो गया है। ठीक है, तो गांधीवादी, ग्रामीण पंचायत, ये सारी चीज़ें गांधीवादी में आ जाएंगी। समाजवादी में वो आएंगी जो समाज के कल्याण के लिए बनाई गई हो, और उदारवादी में ये दोनों ही मिक्स आ जाता है, सभी के लिए समान ऐसा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये स्टेटमेंट तो राइट है। काम पाने तथा बुढ़ापा, बीमारी में निःशक्तता के मामले में लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना, सेकेंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है क्योंकि ऐसा है नहीं डीपीएसपी में। थर्ड नंबर, अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना, ये भी करेक्ट है। और सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहन देना। तो हमारा 134 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, सशस्त्र बलों के लिए मूल अधिकारों सशस्त्र बलों के लिए मूल अधिकारों
की प्रायोगिकता के संदर्भ में विचार कीजिए। संसद द्वारा सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, किंतु उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ना ही उन्हें निरस्त किया जा सकता है। तो ये हमारा पहला गलत हो गया। सशस्त्र बलों के सदस्यों की अभिव्यक्ति में न केवल सैनिक बल्कि असैनिक कर्मचारी भी शामिल होते हैं। जी हाँ, इसको आप ध्यान से पढ़िए। सशस्त्र बलों के सदस्य मतलब सशस्त्र बल जो हैं उनके जो सदस्य हैं उनको उनकी अभिव्यक्ति में ना केवल सैनिक बल्कि अन्य असैनिक जो उनके साथ रहते हैं, जो उनकी सेवा में रहते हैं, वो भी तो शामिल हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था। करेक्ट है। भारत इसके तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला देखेंगे, इसके तहत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था। जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, इसके तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ था कि जो शासन था ना वो सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में, क्राउन के हाथों में चला गया था। तो जो निदेशक मंडल थे, नियंत्रक बोर्ड थे, उनका जो वो था वर्चस्व था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो सेकंड भी सही है हमारा। थर्ड नंबर दिया क्या है? वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बना दिया गया था। सॉरी, ये वीडियो मैं रात में बना रही हूँ तो काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए थोड़ी नींद आ रही है, उसके लिए सॉरी। और हो भी चुका है हमारा ये 19 क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन करना है, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करेंगे हम। थर्ड नंबर क्या है? वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया गया था। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। इसको करते हैं और आगे की जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करवा पाना बहुत ही लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, और हमें समझने में भी दिक्कत होती है। और हम इस समय प्रिपरेशन सब लोग कर रहे हैं और ये प्रिपरेशन का लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसमें अपने टाइम को, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, तो आप पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट करके तैयारी करें। ये सिर्फ मेरा एक प्रयास है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन समझने में तो वो मेरे साथ समझ ले, ठीक है, थोड़ी हेल्प हो जाए उसकी, सिर्फ इतना मेरा मोटो है। तो उसके लिए मैं थोड़े 10 क्वेश्चन करा रही हूँ टेस्ट सीरीज़ के। फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 से 10 क्वेश्चन कराए, ये सेकंड वीडियो है, इसमें मैं 11 से 20 क्वेश्चन करा रही हूँ। और आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें 21 से लेके 30 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे वीडियो को। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोकतंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नींद की वजह से ऐसा पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे हम इसको। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा सही है। यहाँ लोकतंत्र के बारे में पूछ रहा है। यह सरकार का एक रूप है जो आर्थिक विकास की गारंटी देता है। क्या लोकतंत्र में आर्थिक विकास की गारंटी है? अगर ऐसा होता तो हमारे देश में कोई भी गरीब नहीं रहता। तो पहला स्टेटमेंट तो कॉमन सेंस से आप इसको गलत ही कर सकते हैं। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा पहला। फर्स्ट ये हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, सेकंड देखते हैं। यह सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने तथा समायोजित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल, हमारा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और लोकतंत्र का मतलब ही है कि यहाँ समाज में विभिन्न तरह के लोग हैं, लेकिन सबको समायोजित यानी सबको एक साथ लेके चलने की बात है हमारे लोकतंत्र में। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर लोकतंत्र का उद्देश्य अपने नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा को हम एक दूसरे की गरिमा को किसी को ठेस ना पहुंचाए और सब लोग स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन बिता सकें। यही एक लोकतांत्रिक देश की पहचान होती है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आपके साथ डिस्कस करने की, प्रैक्टिस करने की। अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।